जय हिंद दोस्तों आपको याद होगा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आजकल। और हिस्ट्री का हमारा जो लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत कैसे होती है। और आधुनिक इतिहास में सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनीज़ का जो आगमन हुआ भारत में, जो उनकी एंट्री हुई है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। और हमने देखा था कि पुर्तगीज़, उसके बाद डच के बाद अंग्रेज़ के बाद डेनिश के बाद फिर बाद में फ्रांसीसी। तो ये सारी कंपनियां एक एक करके भारत आईं। और आपने ये भी देखा कि पुर्तगाली कंपनी और साथ ही साथ डच कंपनी और उसके बाद डेनिश, और ये तीन कंपनियां जो थीं वो अपने कार्यों की वजह से या अंग्रेज़ों की वजह से भारतीय व्यापार में उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो पाई जितनी महत्वपूर्ण अंग्रेज़ और फ्रांसीसी कंपनी रही है। तो हमने देखा कि तीन कंपनियों को अगर हम निकाल दें तो अंग्रेजी कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी, ये दो कंपनियां भारत में थीं जिनके बीच में संघर्ष हो रहा था सत्ता को लेकर। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है कि कैसे अंग्रेज़ फ्रांसीसियों को हराएंगे और अंग्रेज़ भारत में अपना कैरियर शुरू करेंगे। किस मामले में? सत्ता हस्तांतरण में या सत्ता को पाने में। तो हम अंग्रेज़ों को देखने वाले हैं और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना देखने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। तो अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हमारा टॉपिक है। और आप देखेंगे कि अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का ये टॉपिक ख़त्म होते होते आप बहुत सारे अन्य टॉपिक भी इसमें कवर कर लेंगे, है ना। तो अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना टॉपिक का नाम है हमारा। और इस टॉपिक में सबसे पहले अब आप देखो, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इस कॉन्सेप्ट में, और आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लो जिससे कि आपको इतिहास को, आधुनिक इतिहास को समझने में बहुत आसानी रहेगी। एक छोटी सी बात आप देखिए कि हम देखेंगे सबसे पहले कि अंग्रेजी साम्राज्य की जब स्थापना शुरू होगी तो अंग्रेज सबसे पहले अपने यूरोपियन प्रतिद्वंदी, जिसे हम कहते हैं फ्रांसीसी कंपनी, इसे बाहर कर देंगे। और फ्रांसीसी कंपनी को बाहर करेंगे कर्नाटक युद्ध के द्वारा। तो कर्नाटक युद्ध आपको पढ़ने हैं। कर्नाटक युद्ध पढ़ते पढ़ते आप क्या करेंगे? फ्रांसीसियों को बाहर होता हुआ देखेंगे। समाप्त हो गए, है ना। समाप्त होने का यहाँ मतलब ये है कि प्रमुख जो राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहे थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, उनमें केवल अंग्रेज ही बचे और फ्रांसीसी यहाँ से बाहर हो गए। फ्रांसीसियों के इस काम के बाद अंग्रेज अपना पहले, जैसे आपने वीडियो गेम अगर खेला होगा तो आपने देखा होगा कि वीडियो गेम में पहली स्टेज पार करते हैं, फिर दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, ऐसे बढ़ते रहते हैं आगे। तो अंग्रेज भी इसी तरीके से स्टेज पार कर रहे हैं। बस वीडियो गेम की तरह सोचना है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली स्टेज पार की और कर्नाटक युद्ध में किसे हरा दिया? फ्रांसीसियों को। फिर अंग्रेज आगे बढ़ते हैं और फिर अंग्रेज बंगाल का नंबर लगाते हैं। तो बंगाल को हम देखेंगे और बंगाल में वो प्लासी और बक्सर लड़ेंगे। प्लासी और बक्सर के द्वारा क्या करेंगे? वो दूसरी स्टेज पार कर लेंगे और बंगाल पर उनका कब्जा हो जाएगा। फिर वो नंबर लगाएंगे मैसूर का, तो हम 4 आंगल मैसूर युद्ध देखेंगे और 4 आंगल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर पर उनका अधिकार हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे मराठों को, और 3 आंगल मराठा युद्ध के द्वारा 3 आंगल मराठा युद्ध खत्म होंगे और उधर मराठे समाप्त हो जाएंगे और अंग्रेज मराठा क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। और फिर हम सबसे लास्ट में सिखों को देखते हैं, है ना। तो सिख आते हैं फिर। तो सिखों में हम देखेंगे कि 2 आंगल सिख युद्ध होंगे और इस पे सिखों के जो साम्राज्य है, पंजाब का क्षेत्र, उस पर अधिकार हो जाएगा। तो आप देखो ये अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना पूर्ण हो जाएगी। तो आप समझ रहे, ये जो हम लिखा है हमने, दरअसल ये बिल्कुल क्रम से भी है कि पहले अंग्रेजों ने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये, इस तरीके से चले हैं। और अंग्रेजी साम्राज्य की इस स्थापना में आप सबको देखेंगे। कर्नाटक वॉर में आप दक्कन में चलेंगे, वहाँ पर आप नवाब देखेंगे, हैदराबाद का नवाब, कर्नाटक के नवाब। आप बंगाल में होंगे तो आप बंगाल के नवाबों की बात करेंगे, प्लासी, बक्सर देखेंगे। मैसूर में आप हैदर अली और टीपू सुल्तान को देखेंगे। मराठों में आप शिवाजी से लेकर और अंत में बाजीराव द्वितीय तक देखेंगे। और सिखों में आप देखेंगे रणजीत सिंह और बहुत सारे और सिख नेताओं को। तो आप देखो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक समाहित हैं और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई। क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इतिहास में टर्निंग पॉइंट माना जाता है कि भारतीय इतिहास को नई दिशा या नई दशा देने का काम किया था अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इस टॉपिक का सब टॉपिक, जिसका नाम है कर्नाटक युद्ध। चलिए अब शुरू कर रहे हैं कर्नाटक युद्ध।
कर्नाटक के कुल मिला के 3 युद्ध हुए हैं। कर्नाटक युद्ध शुरू करने से पहले कम से कम इतना करिए कि शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ें, और कमेंट करिए, आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो शेयर ज़रूर करें, है ना। अधिक से अधिक शेयर करने में कितनी देर लगती है, क्लिक करना है और क्लिक करते ही शेयर हो जाता है। तो शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, व्यक्ति हो सकता है आपसे ये कह दे कि ये क्या शेयर कर दिया, मत करो, वैसे करेगा नहीं ऐसा, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। देखिए आगे, सबसे अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में सबसे पहले आता है कर्नाटक युद्ध या कर्नाटक वॉर। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक कहानी के तौर पे सुनाऊंगा, थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये जो वनडे एग्जाम का, जैसे पीईटी का एग्जाम है या लेखपाल का एग्जाम है या कोई और छोटे छोटे एग्जाम है जो, उनमें करने का तरीका, उनमें सिर्फ 3-4 लाइन में बात खत्म हो जाएगी, लेकिन वैसे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो हुआ ये है कि अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन, है ना, जहाँ से अंग्रेज आए थे, और इधर फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस की जो सरकारें हैं वो आपस में यूरोप में लड़ती हैं, और यूरोप में उनके बीच में जो लड़ाई होती है वो होती है एक बड़े प्रश्न को लेकर, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। यानी कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी होगा, इस पर दोनों फ्रांसीसी और अंग्रेजों में क्या चलता है, झगड़ा चलता है। और यूरोप में 1740 का टाइम था जब यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ गया। तो जैसे ही वहाँ युद्ध छिड़ता था यूरोप में, वैसे ही यहाँ भारत में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी रहते थे ये भी आपस में लड़ पड़ते थे। तो अधिकतर जो कर्नाटक वॉर हुए हैं उनमें यही हुआ कि यूरोप में अगर युद्ध हो रहा है तो यहाँ भी ये आपस में लड़ रहे हैं। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध था वो अगर पूछा जाए आपसे कि वो क्या था, तो आप कहेंगे कर्नाटक का पहला युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार कहलाता है क्या, कर्नाटक वॉर, कर्नाटक का पहला युद्ध। ठीक है, तो कर्नाटक का पहला युद्ध याद रखना आपको। कर्नाटक का पहला युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का क्या है, विस्तार है। यह युद्ध हुआ था 1746 से लेकर और 1748 तक, है ना। थोड़ा कहानी की बात करते हैं। तो हुआ यह है कि एक अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध की शुरुआत हुई। एक अंग्रेज सेनापति जिसका नाम था वॉरनेट ने क्या किया, कुछ फ्रांसीसी जहाज पकड़ लिए, और इस बात का जब पता चला, फ्रांसीसी गवर्नर, जो कि भारत में उस समय फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले, तो डुप्ले ने तुरंत मॉरिशस में अपने एक सहयोगी से सहायता मांगी, और मॉरिशस में उस समय जो सहयोगी था फ्रांसीसियों की तरफ से वो था लॉ बूर्डोने। तो लॉ बूर्डोने से सहायता मांगी। लॉ बूर्डोने आया भारत में अपनी नौसेना लेकर, और उसने मद्रास पर कब्जा कर लिया, मद्रास पर घेरा डाल के उस पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को लगा कि बात उनकी हाथ से निकल रही है। देखिए थोड़ा सा कहानी में कुछ शब्द आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पहले आप कहानी सुनिए थोड़े धैर्य से, उसके बाद मैं आपको वनडे एग्जाम के काम की बात बता दूंगा। और बाकी जो मान लो पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो उनको भी काम आ जाएगा। इसलिए हम थोड़ा दोनों चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो क्या हुआ है कि अंग्रेजों की तरफ से पहले ही युद्ध की, लेकिन फ्रांसीसी भारी पड़ने लगे और फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। तो जो लॉ बूर्डोने था उसका ये इरादा था कि मद्रास की वो फिरौती ले लेगा, फिरौती मतलब पैसे ले लेगा अंग्रेजों से, और उन्हें मद्रास लौटा देगा, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन जो डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर, वो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने क्या किया, उसने मद्रास पर दोबारा से अधिकार कर लिया। जब मद्रास पर दोबारा से अधिकार कर लिया गया, तो मद्रास में जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब से मदद मांगी। उस समय कर्नाटक का जो नवाब था जिसका नाम था अनवरुद्दीन, वो उसके अंतर्गत मद्रास भी आता था। तो कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से कहा कि भाई ये गलत बात है, तुम मेरे राज्य में शांति भंग कर रहे हो, और शांति भंग मत करो। यूरोपियंस जो आए हैं वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं, तो व्यापार करो, व्यापार के अलावा ये युद्ध वगैरह मत करो। तो डुप्ले ने कहा कि हुजूर, मैं ये मद्रास बस आपके लिए ही जीत रहा हूँ, एक बार मद्रास जीत लेने दो पूरा, उसके बाद मद्रास मैं आपको सौंप दूंगा। तो अनवरुद्दीन को लालच आ गया। अनवरुद्दीन ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मान लेते हैं। तो अनवरुद्दीन ने उसकी बात मान ली, लेकिन डुप्ले अपने वादे से मुकर गया, और डुप्ले ने मद्रास को जीत तो लिया, लेकिन उसने अनवरुद्दीन को मद्रास नहीं दिया। अनवरुद्दीन ने इस बात को अपनी आज्ञा का उल्लंघन समझा, और अनवरुद्दीन ने मद्रास को अधिकार में लेने के लिए डुप्ले पर आक्रमण कर दिया। अनवरुद्दीन की फौज का सेनापति था जिसका नाम था महफूज खां। तो महफूज खां अपनी 10,000 सेना के साथ
पहुंचा। एक स्थान है तमिलनाडु में पड़ता है जिसका नाम है सेंट थॉमे। तो इसलिए कर्नाटक का जो पहला युद्ध है, इसी युद्ध में सेंट थॉमे का युद्ध बड़ा फेमस है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट थॉमे का युद्ध निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान हुआ, तो आप कहेंगे कर्नाटक के पहले युद्ध में। या क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि कर्नाटक के पहले युद्ध को और किस नाम से जानते हैं, तो सेंट थॉमे का युद्ध भी कहते हैं इसे। तो सेंट थॉमे नामक स्थान पर अनवरुद्दीन की 10,000 की सेना और डुप्ले की जो मात्र 1,000 की सेना होगी, जिसमें 230 फ्रांसीसी सैनिक थे, यूरोपियंस थे, और 700 भारतीय सैनिक थे जो भाड़े पे लिए गए थे। तो आप सोचिए कि 1,000 सेना एक तरफ फ्रांसीसियों की और दूसरी तरफ 10,000 की फौज भारत की है, भारत में मतलब कर्नाटक के नवाब की है। तो इस युद्ध में परिणाम बिल्कुल अप्रत्याशित था और इस युद्ध में कर्नाटक के नवाब की फौज हार गई और फ्रांसीसी जीत गए। तो फ्रांसीसी की विजय हो गई किसमें, सेंट थॉमे के युद्ध में। ये पहली बार ऐसा हुआ और इस युद्ध ने ये दिखा दिया, इस युद्ध ने लोगों को ये बता दिया कि मध्यकालीन फौज के ऊपर यूरोपियंस की कम बड़ी फौज यानी कि छोटी फौज 1,000 की फौज, लेकिन वो अनुशासित है और तोपें हैं उसके अंदर, वो ज़्यादा भारी पड़ेगी किस पर, मध्यकालीन पुरानी फौज पर, जो अभी भी पुराने रीति रिवाज से चल रही थी। तो इसलिए इस युद्ध का अपना एक महत्व है ना। हालांकि कर्नाटक के पहले युद्ध का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि बाद में एक संधि हो गई और उस संधि के द्वारा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को अपने जीते हुए प्रदेश वापस मिल गए। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो सेंट थॉमे का युद्ध है ये हुआ है, एक तरफ तो अनवरुद्दीन है ना, अनवरुद्दीन की फौज है, एक तो अनवरुद्दीन है और दूसरी तरफ फ्रांसीसी हैं और इसमें फ्रांसीसियों की विजय हुई थी और अनवरुद्दीन की फौज हार गई थी। उधर जो कर्नाटक वॉर है, इस कर्नाटक वॉर में आपको याद रखना है कि एक तरफ अंग्रेज हैं, भाई अंग्रेजों के बीच में झगड़ा हुआ ना, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, तो एक तरफ अंग्रेज हैं और एक तरफ फ्रांसीसी हैं। तो इस युद्ध में आपको ध्यान रखेंगे कि इस युद्ध में दोनों दल बराबर रहे, कोई परिणाम नहीं निकला, है ना तो ये हारे ना वो जीते, कोई परिणाम नहीं निकला। तो हम कहेंगे कि कर्नाटक का पहला युद्ध कैसा था, तो आप कहेंगे अनिर्णायक। तो अनिर्णायक युद्ध है ये, है ना, जिसमें कोई परिणाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, तो आप कहेंगे कि कर्नाटक का जो पहला युद्ध है वो एक संधि के द्वारा समाप्त हुआ और ये संधि भारत में नहीं हुई, ये संधि हुई यूरोप में। अभी मैंने आपको कहा था, याद करिए आप, मैंने कहा था कि फ्रांस और अंग्रेज आपस में लड़ पड़ते थे, कहाँ, यूरोप में। तो जब उनके बीच में लड़ाई हुई तो ये युद्ध शुरू हुआ और जब जैसी वहाँ शांति हुई वैसे यहाँ भी शांति हो गई। तो यूरोप में एक संधि हुई थी अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसे कहते हैं ए ला शापेल की संधि। तो ए ला शापेल की संधि के द्वारा है ना 1748 में इस संधि के द्वारा क्या हो गया, ये युद्ध समाप्त हो गया। अब आप क्वेश्चन की भाषा समझ लीजिए। पहला युद्ध हमने बताया, इसकी क्वेश्चन की भाषा क्या होगी कि कर्नाटक का पहला युद्ध किस युद्ध का विस्तार है। तो हमने लिखा है यहाँ पर, है ना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार। फिर अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक के युद्ध का परिणाम क्या निकला। तो परिणाम हो सकता है ये लिखा हो इस तरह से अनिर्णायक, अगर ये नहीं है तो ये ध्यान रखेंगे ये परिणाम है, एला शापेल की संधि। तो एला शापेल की संधि के द्वारा क्या हुआ कि अंग्रेजों को फ्रांस अपने सारे प्रदेश और फ्रांसीसियों को अपने सारे प्रदेश जो वो हार गए थे वो सब वापस मिल गए। इसका मतलब ना कोई जीता ना कोई हारा। और दूसरी अगला क्वेश्चन ये कि कर्नाटक के पहले युद्ध को और किस नाम से जानते हैं, तो सेंट थॉमे नामक स्थान नाम से। आप देखो कितना अजीब है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़े, युद्ध हुआ, बीच में बेचारा अनवरुद्दीन आ गया, है ना, जबरदस्ती, और अनवरुद्दीन हार गया, जबकि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों बराबर रहे। मतलब जिसका कोई मतलब नहीं था, बीच में पड़ने की वजह से वो मारा गया बेचारा। मारा जाने का मतलब यह है कि वो हार गया। तो कर्नाटक का पहला युद्ध इस तरीके से क्या हो गया, समाप्त। अब देखो कुछ दिनों के लिए शांति रही, लेकिन ये शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। अब जो डुप्ले था ना, डुप्ले के बारे में जैसे एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है मालेसन। इस युद्ध के बाद मालेसन कहते हैं कि राजनीतिक इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जाग उठी, और ये महत्वाकांक्षा थी किसकी, डुप्ले की। तो डुप्ले की जो राजनीतिक पिपाशा थी उसे खेलने का मौका मिला जल्द ही, जब कर्नाटक और हैदराबाद में सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। और जब सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हुआ तो डुप्ले ने इसमें पूरा षड्यंत्र रचना शुरू किया। तो हम आगे जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध देखने वाले हैं, उस कर्नाटक के सेकेंड वॉर में आप देखेंगे कि कैसे अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे
के लिए मतलब एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष में किस तरीके से अंग्रेजों का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा, लेकिन फिर भी युद्ध जो है कर्नाटक का दूसरा वाला वो भी अनिर्णायक ही साबित होगा। तो अब कर्नाटक का सेकेंड वॉर देखते हैं। तो आगे है कर्नाटक का सेकेंड युद्ध, द्वितीय युद्ध। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध, और कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है वो 1749 से शुरू होता है और 1754 तक चलता है। तो कर्नाटक का जो दूसरा वॉर है, सेकंड वॉर है, उसके पीछे की देखो स्थिति क्या है, आप इसे ध्यान से समझना, थोड़ा पेचीदा है ना। और मैंने आपसे कहा डरने की जरूरत नहीं, बाद में मैं आपको आपके काम की बात बताऊंगा लास्ट के 5 मिनट में। तो आपको बस इतना करना, देखो कि ऐसा हुआ है कि देखो एक तो था हैदराबाद, उस समय एक रियासत थी। हैदराबाद रियासत की स्थापना है ना मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह था उसके समय में एक व्यक्ति ने की थी जिनका नाम था निजामुल मुल्क, जिन्हें आसफ जहाँ भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक था कर्नाटक। तो कर्नाटक जो राज्य था उसकी स्थापना सादतुल्ला खां ने की थी। सादतुल्ला खां और निजामुल मुल्क ये दोनों मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे, जिन्होंने अपने अलग अलग राज्य की, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो हैदराबाद में क्या हुआ, कर्नाटक, ये 1749 के टाइम की बात है। हैदराबाद में क्या हुआ कि हैदराबाद के जो नवाब थे जिनका नाम था निजामुल मुल्क या आसफ जहाँ, उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद हैदराबाद में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। उत्तराधिकार का संघर्ष का मतलब कि कौन राजा बनेगा। तो हैदराबाद में एक तो व्यक्ति था जो नासिर, जो पुत्र था आसफ जहाँ का, जिसका नाम था नासिर जंग, है ना, नासिर जंग। और दूसरी तरफ उनका एक भांजा था जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, दो लोगों के बीच संघर्ष है, कहाँ पर, हैदराबाद में। दूसरी तरफ कर्नाटक में भी यही स्थिति थी। कर्नाटक में अनवरुद्दीन के दामाद थे जिनका नाम था चंदा साहिब, और दूसरे व्यक्ति थे कर्नाटक में जिसका नाम था मोहम्मद अली, जो अनवरुद्दीन का पुत्र था। तो अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली और चंदा साहिब उनके दामाद के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष है। और इधर हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में संघर्ष है। ये सारी खबरें जा रही हैं कहाँ, डुप्ले के पास। और मैंने कहा डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत तेज तर्रार भी है दिमाग से। तो डुप्ले ने कहा ये सही टाइम है, अब इनमें बंदरबाट जो होने वाली है उसमें फ़ायदा उठाते हैं। तो वही वाली बात कि दो बंदरों के बीच की लड़ाई में कोई बिल्ली भाजी मार जाती है, तो वही हुआ है यहाँ पे कि हुआ यही है कि इनमें लड़ाई चल रही है। तो अब डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने यहाँ हैदराबाद में साथ दिया किसका, मुजफ्फर जंग का, है ना ये। और कर्नाटक में साथ दिया किसका, चंदा साहिब का। तो चंदा साहिब का कर्नाटक में और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का, और इधर कौन है, फ्रांसीसी, मतलब फ्रांसीसी साथ दे रहे हैं। तो इनका क्या बन गया, गुट बन गया इनका, यानी कि इसे बोलते हैं हम डुप्ले गुट या फ्रांसीसी गुट है। तो फ्रांसीसी गुट में कर्नाटक में चंदा साहिब की मदद की फ्रांसीसियों ने और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की, ये तीनों एक साथ हो गए। उधर जो मोहम्मद अली और नासिर जंग बचे, उनका साथ देने की मजबूरी हो गई अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने मजबूरी में क्या किया, इनका साथ दिया। तो अंग्रेज और मोहम्मद अली और नासिर जंग, इनका एक गुट बन गया अलग। तो याद रहेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये अंग्रेजों वाला गुट है। किसका है ये अंग्रेज, मोहम्मद अली और नासिर जंग। तो एक गुट ये और एक गुट ये। तो ये दो गुटों के बीच में क्या हुआ है, ये कर्नाटक का दूसरा युद्ध, ठीक है। तो अब मुझे लगता है ये बात थोड़ी क्लियर होगी आपको कि कर्नाटक का सेकंड वॉर दो गुटों के बीच में हो रहा है। अब हुआ क्या, देखो आगे हुआ ये कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध जब शुरू हुआ था तो उसके 1 साल बाद ही 1750 में अंबूर नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ। तो ये कर्नाटक, जैसे हमने देखा था कर्नाटक के पहले युद्ध में क्या था, सेंट थॉमे का युद्ध, है ना, एक अन्य नाम। वैसे ही कर्नाटक के दूसरे युद्ध में एक स्थान है अंबूर। तो अंबूर नामक स्थान पर, है ना, एक युद्ध हुआ है। इसीलिए फिर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि अंबूर का युद्ध किस युद्ध से संबंधित है, तो कर्नाटक के दूसरे युद्ध से। या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध का अन्य नाम क्या है, तो अंबूर का युद्ध। ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक का सेकंड वॉर हुआ। इस सेकंड वॉर में या इस अंबूर के युद्ध में क्या हुआ कि डुप्ले का जो गुट था, उस डुप्ले के गुट ने अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला। लिखने की जरूरत नहीं, कहानी सुनते रहिए, और अगर ना याद रहे तो फिर दोबारा रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। तो अंबूर के युद्ध में कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसे डुप्ले के गुट ने मार दिया और अनवरुद्दीन ने कर्नाटक में
सॉरी अनवरुद्दीन की जगह, अनवरुद्दीन मारा गया तो अनवरुद्दीन की जगह पर कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने नया नवाब बना दिया, किसे? चंदा साहिब को, है ना। तो कर्नाटक में किसका नवाब है? फ्रांसीसियों का। उधर 1750 में नासिर जंग ने हमला किया, है ना, इसी गुट पर, लेकिन नासिर जंग लड़ते हुए मारा गया और फिर हैदराबाद में भी नया नवाब बना दिया गया मुजफ्फर जंग। तो अभी जैसे मैं कह रहा था कि डुप्ले का सितारा बुलंदियों पे था, तो डुप्ले के दोनों जो मित्र थे वो दोनों ही जगह उनके डुप्ले के मित्र जो है नवाब बन गए, हैदराबाद में भी और कर्नाटक में भी। लेकिन जल्द ही एक घटना हुई, और घटना ये थी कि जो कर्नाटक के नवाब बने थे जिनका नाम था चंदा साहिब, चंदा साहिब ने तिरुचिनापल्ली का एक किला है तिरुचिनापल्ली, उसका घेरा डाला, क्योंकि जो अनवरुद्दीन का बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली भाग गया था और भागकर वो छुप गया था कहाँ पर? तिरुचिनापल्ली में। तो तिरुचिनापल्ली में मोहम्मद अली छुपा हुआ था, तिरुचिनापल्ली का घेरा डाल रखा था किसने? चंदा साहिब ने। तो इस वजह से चंदा साहिब इस समय तिरुचिनापल्ली के घेरे में व्यस्त हैं। बिल्कुल इस टाइम पे एक व्यक्ति उभरता है, उस व्यक्ति को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसका नाम है क्लाइव। क्लाइव उस समय अंग्रेजी सेना में क्लर्क के पद पे हुआ करता था। क्लाइव ने एक सलाह दी, सलाह ये दी कि देखो अगर आपको तिरुचिनापल्ली पर दबाव कम करना है ना, क्योंकि अंग्रेज भी परेशान थे, अंग्रेज भी तिरुचिनापल्ली से मोहम्मद अली को निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ चंदा साहिब और फ्रांसीसियों की सेना थी, इसलिए तो एक ट्रिक अपनाई गई, और ट्रिक ये थी कि क्लाइव के सुझाव पर अंग्रेजों ने अर्काट का घेरा डाला। अर्काट क्या है? अर्काट कर्नाटक में ही था, एक कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट, तो अर्काट पर घेरा डाला। जैसे ही चंदा साहिब को पता लगा कि अर्काट जो उसकी राजधानी है वहाँ पर खतरा है और वहाँ अंग्रेजों ने घेरा डाल रखा है, तो तुरंत अपनी फौज लेकर चंदा साहिब निकल पड़ा अर्काट की ओर, और तिरुचिनापल्ली खाली हो गया। तो तिरुचिनापल्ली से मोहम्मद अली को किसी तरीके से अंग्रेजों ने बचा लिया। उधर अर्काट पहुंचा जब वो चंदा साहिब, तो वहाँ पर भी चंदा साहिब को हरा दिया अंग्रेजों ने, और इस तरीके से कर्नाटक फ्रांसीसियों के हाथ से निकलकर अंग्रेजों की तरफ आ गया, और अंग्रेजों ने कर्नाटक में अपना नवाब बनाया जिसका नाम था मोहम्मद अली। तो अब देखो, अब फ्रांसीसियों का पहले क्या था? चंदा साहिब, उनका नवाब था, मित्र था उनका। अब अंग्रेजों का मित्र बन गया कर्नाटक का नवाब, जिसका नाम क्या है? मोहम्मद अली। तो अब यहाँ से डुप्ले का अपकर्ष, अपकर्ष मतलब एंटी क्लाइमैक्स, यानी कि बुरी स्थिति पूरे दिन शुरू होते हैं। और 1754 आते आते अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से काफ़ी बड़ा क्षेत्र हथिया लिया धीरे धीरे, है ना। यहाँ तक कि उनका बहुत बड़ा भाग कर्नाटक के अलावा हैदराबाद के भी बहुत बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब देखो यहाँ 1754 आते आते क्या हुआ कि फ्रांसीसी जो सरकार थी फ्रांसीसियों की, उस सरकार को लगा कि इस डुप्ले के चक्कर में नुकसान बहुत हुआ और ये युद्ध ज़्यादा छेड़ता है, इसलिए उन्होंने कहा है डुप्ले से कि तुम भाई वापस आओ, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते, तुम बहुत खर्चा कर रहे हो। तो फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, और ये फ्रांसीसी सरकार की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि डुप्ले महत्वाकांक्षी था लेकिन योग्य भी बहुत था, और उसकी योग्यता को दरकिनार करते हुए डुप्ले को वापस बुला लिया गया। उसके बदले में भेजा गया गोडेहू। तो गोडेहू क्या है? फ्रांसीसी गवर्नर है जो भारत में आया, और उसने आते ही अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली। इस संधि को हम कहते हैं पौंडीचेरी की संधि। तो आप याद रखेंगे कि पौंडीचेरी की संधि, है ना, कब हुई? 1700, पौंडीचेरी की जो संधि हुई है वो हुई है 1754-55 के साल में। इसे हम पौंडीचेरी की संधि कहते हैं। आजकल इसे पौंडीचेरी को पुडुचेरी कहा जाता है, पहले पौंडीचेरी कहते थे। तो पौंडीचेरी की संधि हुई, और इस संधि के द्वारा दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो समाप्त कर दिया गया। और दूसरे कर्नाटक युद्ध को समाप्त करने के बाद कहा गया कि भाई जिसने जो जो प्रदेश जीते हैं वो उसे वापस मिल जाएंगे। और ये दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो भी कैसा रहा? अनिर्णायक रहा। कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, लेकिन हाँ, इस युद्ध के एक बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम था, और वो था क्लाइव का उदय। तो ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्लाइव का उदय किस युद्ध के दौरान हुआ है? तो आप कहेंगे कर्नाटक के दूसरे युद्ध के दौरान, पहली बात। दूसरी बात ये कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध में अंग्रेजों का स्थल पर, जमीन पर श्रेष्ठता साबित कर दी। ये बता दिया लोगों को कि अंग्रेज ज़्यादा श्रेष्ठ है फ्रांसीसियों से, कहाँ पर? जमीन पर, क्योंकि जमीनी कार्रवाई में अंग्रेज जीते थे। अर्काट के किले को जीता था और तिरुचिनापल्ली को भी जीत लिया था, इसलिए। तो क्लाइव का उदय जरूर याद रखेंगे कर्नाटक के दूसरे युद्ध में। और पौंडीचेरी की संधि, ये भी एक परिणाम है एक प्रकार का। तो इस तरीके से अब कुछ सालों के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में क्या हो गया? शांति स्थापित हो गई। ठीक है, तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध इस तरीके से समाप्त हो गया। अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू हुआ, थर्ड। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है, उस कर्नाटक के तीसरे युद्ध में
बिल्कुल निर्णय निकल कर आएगा, यानी कि यहाँ परिणाम जो है ना, परिणाम निकल के आएगा, रिजल्ट आएगा सामने, और वो रिजल्ट कैसा होगा वो देखेंगे। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ 1756 से लेकर और 1763 तक। एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये युद्ध क्या इतने साल चलते रहते, लड़ते ही रहते थे हमेशा, क्या ये थकते नहीं थे? तो दरअसल युद्ध की जो डेट हम लिखते हैं 56 से 63, यानी कितने साल हो गए, 7 साल तक। दरअसल इसका ये मतलब है कि दोनों लोगों में छोटे मोटे झगड़े हो ही जा रहे हैं, है ना। 10 दिन शांति रही, फिर कोई झगड़ा हो गया कहीं पर, या कोई मनमुटाव हो रहा है, कोई संधि हो रही है, फिर अचानक संधि से पांव पीछे खींच लिए किसी ने, है ना। इस तरीके से क्या होता है कि वो जो मेन मुद्दा है ना वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक युद्ध चला। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि लोग तलवारें लेके बस इतने दिनों तक लड़ ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1756 से 1763 तक कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में देखो बिल्कुल आमने सामने कोई भारतीय शक्ति नहीं है, जैसे उसमें देखो सब में भारतीय शक्ति जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है इसमें एक तरफ है अंग्रेज और एक तरफ है फ्रांसीसी, ये तो आपको पता ही है खैर, लेकिन चलो मैंने लिख दिया दोबारा। अब देखो इन दोनों के बीच में जो युद्ध होगा है ना वो कहाँ पे होगा ये जरूर देखो। तो ये होगा देखो कहाँ पर, एक स्थान था वांडीवाश, तो वांडीवाश नामक स्थान पर, वांडीवाश तमिलनाडु में पड़ता है, वांडीवाश नामक स्थान पर है ना 1763 में, सॉरी 60 में है, 1760 में एक युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं वांडीवाश का युद्ध। और इसमें एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति है जिसका नाम है आयरकूट, ये अंग्रेजी सेनापति है आयरकूट, और दूसरी तरफ फ्रांसीसी की तरफ से है काउंट द लाली। तो काउंट द लाली ये फ्रांसीसियों का सेनापति है ना, और आयरकूट अंग्रेजों का सेनापति है। और इस युद्ध में आयरकूट की विजय हुई और काउंट द लाली बाहर हो गया। और इस तरीके से ये युद्ध पूर्णतः निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध में फ्रांसीसियों के ऊपर बहुत सारी शर्तें ला दी गई। इसमें एक संधि हुई थी बाद में, तो ऐसे ये बोलेंगे कि कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ है। तो पेरिस की संधि हुई, यानी कि यूरोप में हुई होगी। तो 1763 में जो पेरिस की संधि हुई वो इस युद्ध का एक परिणाम था। और पेरिस की संधि में तय हो गया कि फ्रांसीसी भारत में ना तो किले बना सकते हैं, ना सेना रख सकते हैं, ना ही किसी तरह के किसी अन्य विदेशी कंपनी के साथ कोई समझौते कर सकते हैं, और जो भी करेंगे वो अंग्रेजों से पूछ के करेंगे। और इसके अलावा जो उनकी यहाँ पर कोठियाँ, उन्हें कई कोठियाँ उनकी कब्जा ली थी अंग्रेजों ने तीसरे कर्नाटक वॉर में, लेकिन वो कोठी वापस कर दी गई। जैसे पौंडीचेरी की जो कोठी थी वो वापस कर दी गई, लेकिन साफ साफ कहा गया कि देखो ना तो सेना रखोगे है ना अपनी फैक्ट्रियों पर या कोठियों पर, ना ही उनके ऊपर तोपें चढ़ाओगे उनकी दीवारों पर। तो एक तरीके से फ्रांसीसी केवल व्यापारी बन के रह गए, और फ्रांसीसियों का जो सूर्य था वो अस्त हो गया हमेशा के लिए इन कर्नाटक के 3 युद्धों के द्वारा। तो इन तीनों कर्नाटक युद्ध का जो मेन परिणाम है वो क्या है, वो ये है कि अंग्रेजों ने अपने सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को भारतीय सत्ता से बाहर कर दिया। अब केवल भारत में अंग्रेज हैं, और अंग्रेज अब भारतीयों से लड़ेंगे, है ना। अभी विदेशी से लड़ रहे थे, अब भारतीयों से लड़ेंगे। तो अब ये तो देखो कहानी थी, बड़ा टाइम लगा, देखो आधा घंटा लग गया इस काम में, है ना लगभग। तो अब मैं आपको 5 मिनट में बताता हूँ आपको क्या याद रखना है इस वनडे एग्जाम के हिसाब से, कितना है ना वो जरूरी है। देखो इसीलिए हमने ये छोड़ दिया लिखा हुआ, कर्नाटक का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों युद्ध लिख दिए हैं। अब देखो सबसे पहला वाला युद्ध है, तो पहले वाले युद्ध में आपको याद जरूरी ये रखना है कि ये कहाँ हुआ था, स्थान, मतलब पूरा कर्नाटक युद्ध नहीं हुआ लेकिन एक स्थान याद रखना, और वो कौन सा है, सेंट थॉमे। तो एक तो आप सेंट थॉमे याद रखेंगे कि सेंट थॉमे का युद्ध किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कर्नाटक के पहले युद्ध से है, या सेंट थॉमे का युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है, कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748। और इस युद्ध में अनवरुद्दीन हार गए और डुप्ले की विजय हुई, है ना, ये मैंने बताया था आपको। लेकिन दूसरी बात ये, कर्नाटक का जो पहला युद्ध है वो इसलिए जाना जाता है कि उसमें एक संधि हुई, है ना। वो युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो उसमें एला शापेल की संधि आपको याद रखनी है। तो एला शापेल की संधि के द्वारा कर्नाटक का पहला युद्ध खत्म हो गया, है ना, 1748 में समाप्त हो गया। और तीसरी बात क्या याद रखनी है, अनिर्णायक, यानी कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, है ना। तो बस पहले युद्ध में आपको यही करना है, ठीक है, इससे कनेक्ट कर लेना कॉपी में कि कर्नाटक के पहले युद्ध में 3 बातें ध्यान रखनी है और कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही देखो दूसरे कर्नाटक युद्ध में आपको वो जगह का नाम याद रखना है, अंबूर।
तो अंबूर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे अंबूर का युद्ध कहते हैं। कर्नाटक का दूसरा युद्ध अंबूर के युद्ध के नाम से भी फेमस है, ऐसे बोलेंगे हम। और ये युद्ध खत्म हुआ एक संधि के द्वारा, जिसे कहते हैं पौंडीचेरी की संधि के द्वारा। तो पौंडीचेरी की संधि याद रखेंगे। पौंडीचेरी की संधि किस युद्ध का परिणाम थी, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो पौंडीचेरी की संधि परिणाम किसका है? कर्नाटक के दूसरे युद्ध का, है ना। तो पौंडीचेरी की संधि आपको याद रखनी है। उसके बाद इसी युद्ध में आपको याद रखना है क्लाइव का उदय, कि क्लाइव का उदय किस युद्ध का है, तो आप कहेंगे कर्नाटक के दूसरे युद्ध का। और बाकी मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी, उसमें कोई पूछ ले अगर तो आप बता सकते हो। वैसे वनडे एग्जाम में नहीं आता कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध के समय हैदराबाद का नवाब कौन था या कर्नाटक का नवाब कौन था और वहाँ संघर्ष क्या हुआ, कैसे गुट बने, ये सब मैंने कहानी सुनाई ना आपको, तो वो याद रखेंगे। वैसे वनडे एग्जाम में इतना ही करना है बस। और ये युद्ध भी कैसा, अनिर्णायक है, क्योंकि अनिर्णायक का मतलब कोई विशेष निर्णय नहीं निकला, क्योंकि इसमें दोनों दल अपने अपने क्षेत्रों को पुनः पाने में सफल रहे, उनके क्षेत्रों ने वापस कर दिए गए। ठीक है, 2 गए। उसके बाद बस तीसरे में क्या करेंगे आप, थर्ड यहाँ लिख लेते हैं। तीसरे में आपको क्या करना है, वही वांडीवाश याद रखना है कि वांडीवाश का युद्ध है ना, तीसरे कर्नाटक युद्ध का अन्य नाम है। और वांडीवाश के युद्ध का जो परिणाम है वो परिणाम क्या है, फ्रांसीसियों का खात्मा। और ये कैसे हुआ, तो आप कहेंगे पेरिस की संधि के द्वारा। तो पेरिस की संधि जो थी वो तीसरे कर्नाटक युद्ध का परिणाम भी कहलाएगी, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो पेरिस की संधि के द्वारा फ्रांसीसियों के ऊपर बहुत सारी शर्तें लाद दी गई, और फ्रांसीसी क्या रहे, भारतीय सत्ता में जो मुख्य रूप में थे, निर्णायक थे, वो निर्णायकता उनकी समाप्त हो गई। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। और वांडीवाश के युद्ध के सेनापतियों के नाम भी याद कर लेना, काउंट द लाली और आयरकूट। और वांडीवाश का युद्ध कब हुआ है, 1760 में। और कर्नाटक के तीसरे युद्ध के द्वारा, है ना, एक फैसला आ गया, तो ये यहाँ पे याद रखेंगे, भाई निर्णय निकला यहाँ पे। तो ये कैसा युद्ध है, निर्णायक है। तो अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई निम्न में से कौन सा युद्ध है ना, कौन सा कर्नाटक युद्ध था जो निर्णायक साबित हुआ, तो तीसरा युद्ध। तो देखो वनडे एग्जाम में बस इतना करना है, आपको ये सारी कहानी वानी करने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके साथ था, किसके साथ लड़ाई हुई, है ना। घिचपिच तो है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन जिन लोगों ने बुक्स पढ़ी है, जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, उन्होंने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, इसलिए उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगी सारी बात। लेकिन बाकी जो वनडे एग्जाम वाले हैं वो थोड़े साइंस बैकग्राउंड के हैं बहुत सारे बच्चे, और इंटर पास करके ही मान लो शुरू कर रहे हैं पढ़ाई, तो वो बस इतना ही करें, इतने से उनका काम चल जाएगा। अब देखते हैं आगे। अंग्रेजों ने अपनी पहली स्टेज पार कर ली, बहुत अच्छा लगेगा सोच के कि अंग्रेज अपनी पहली स्टेज में क्या कर दिया, फ्रांसीसी बाहर। अब अंग्रेज दूसरी स्टेज पर आ गए, अब अंग्रेजों की सेकंड स्टेज शुरू होती है ना, वो देखते हैं। सेकंड स्टेज में हम फिर एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं आपके लिए। तो देखो आप सोच के देखो कि जैसे ये भारत है ना, ये मतलब दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया, या फिर आप कह सकते हो कि साउथ इंडिया के अलावा हम बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पर कर्नाटक वॉर लड़ रहे थे, कर्नाटक युद्ध हो रहा था दक्कन में, तो कर्नाटक युद्ध जब पहला हुआ, फिर जब कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ, सेकंड वॉर है ना, और दूसरे युद्ध के बाद क्या हुआ, तीसरा हुआ। तो कर्नाटक का जब तीसरा युद्ध चल रहा था, थर्ड युद्ध, उस समय बंगाल में भी कुछ घट रहा था। तो हम दरअसल सेकेंड स्टेज में कहाँ जा रहे हैं, बंगाल में। और बिल्कुल उसी टाइम की बात कर रहे हैं जब कर्नाटक का तीसरा युद्ध भारत में चल रहा था, यानी कि 1756। तो 1756 से 1763 में जब कर्नाटक का तीसरा युद्ध चल रहा था, उस समय बंगाल में देखो क्या हुआ। तो आपको कहाँ जाना है, बंगाल, है ना, ये दिमाग में रखना है। अब देखो क्या हुआ, बंगाल में उस समय नवाब हुआ करता था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ये कब की बात कर रहे हैं हम, 1756 की, जब कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू हुआ था उस समय। वैसे बंगाल में 1740 से लेकर 1756 तक जो नवाब रहा था उसका नाम था अली वर्दी खां। और अली वर्दी खां का जो बेटी का बेटा था, है ना, दोहित्र कहते हैं इसे, बेटी का बेटा जो था वो था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला नवाब है बंगाल में, है ना, और उधर कर्नाटक का तीसरा युद्ध चल रहा है, ये स्थिति है। अब देखो हुआ क्या कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो 1756 में कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू हुआ, तो उसकी वजह से अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने किलों को दुर्गीकृत, या आप कहो कि उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, और तो और वो अपने किलों पर तोपें लगा रहे हैं, जिससे कि भाई आगे कोई खतरा हो तो उससे बचा जा सके। तो जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसे जब ये खबर पहुंची तो उसने तुरंत आज्ञा दी कि देखो ऐसा है, अपने अपने किलों पर ये तोपें लगा रहे हो, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है आगे, इसलिए ये बिल्कुल बंद करो, यानी कि अपने किलों की किलेबंदी करना बंद करो दोनों लोग। तो
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की बात फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने और अंग्रेज अपने काम करते रहे। गुस्से में आकर बंगाल के नवाब ने कलकत्ता पर हमला कर दिया और उसने 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। तो 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया और बहुत सारे अंग्रेज, स्त्री, बच्चे, पुरुष सबको पकड़कर सिराजुद्दौला अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद ले आया और मुर्शिदाबाद लाकर इन सबको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। और वो छोटा कमरा इतना छोटा था कि उसमें 147 या 146 लोग थे, उन सबको बंद कर दिया गया। तो इतने लोगों की दम घुटने की वजह से, कुचले जाने की वजह से मृत्यु हो गई। जब वो कमरा अगले दिन खोला गया तो मात्र 23 लोग जिंदा बचे, ऐसा कहा जाता है। इतने कम लोग जिंदा बचे और ये जो पूरी घटना थी, इस घटना का जिक्र उन सारे जो कम लोग जिंदा बचे थे उनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हॉलवेल। तो हॉलवेल ने इस पूरी घटना का जिक्र किया है और इसे उन्होंने नाम दिया है ब्लैक होल की घटना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सिराजुद्दौला के द्वारा 20 जून, एक घटना हम बता रहे हैं, 20 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण या कलकत्ता पर अधिकार या फोर्ट विलियम पर अधिकार, एक ही बात है। अच्छा, अधिकार। और इसी तारीख को क्या हुआ है, इसी डेट को क्या हुआ है, ब्लैक होल की घटना हुई है। तो ब्लैक होल की घटना क्या थी और इसका जिक्र किसने किया है? तो बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि दरअसल ये अंग्रेजों ने जानबूझकर एक कहानी गढ़ी थी, क्योंकि आगे जो वो कुकृत्य करेंगे अंग्रेज बंगाल में, उसको एक तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो कहेंगे भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ था इसलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये अंग्रेजों ने कहानी गढ़ ली थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसका कारण ये है कि उस समय के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे जिनका नाम था गुलाम हुसैन, जिन्होंने एक किताब लिखी थी सियारुल मुतखैरीन। उस किताब में उन्होंने ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए माना जाता है कि शायद झूठी कहानी होगी। बहरहाल हमें याद रखनी है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई, 20 जून 1900 लिख दिया, सॉरी 1756 है। चाहिए तो 20 जून 1756, तो 20 जून 1756 को क्या हुआ है, कलकत्ता पे अधिकार और ब्लैक होल की घटना। ये जो घटना थी इसकी वजह से अंग्रेज बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे, इसलिए तुरंत ये खबर पहुंची कहाँ पर, कर्नाटक। और कर्नाटक से अपने बहुत काबिल व्यक्ति को अंग्रेजों ने भेजा। अभी मैंने कहा था कि भाई दूसरे कर्नाटक वॉर में किसका उदय हुआ था, क्लाइव का। तो क्लाइव की काबिलियत सबके सामने आ गई थी, तो क्लाइव को भेजा गया कहाँ पर, बंगाल। अभी हमने नक्शा बनाया था ना भारत का, है ना, दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से भेजा गया कहाँ, क्लाइव को, बंगाल। तो क्लाइव पहुँचा बंगाल। क्लाइव जैसे ही पहुंचा बंगाल, उसने देखा कि बंगाल के नवाब से आमने सामने की लड़ाई तो लड़ना बहुत मुश्किल है, तो उसने अपनी चतुराई का प्रयोग किया। और उसने क्या किया कि सबसे पहले जो कलकत्ता जिसके कब्जे में दिया गया था, मतलब सिराजुद्दौला ने अपने एक अधिकारी को कलकत्ता का कार्यभार सौंपा था जीतने के बाद, जिसका नाम था मानिकचंद। तो क्लाइव ने क्या किया, मानिकचंद को घूस दे दी और घूस देकर कलकत्ता को अपने अधिकार में ले लिया। जब ये सिराजुद्दौला को पता लगा तो सिराजुद्दौला को भले ही बहुत बुरा लगा, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि क्लाइव से वो बात करे। और फिर क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक संधि हुई। ये सारी बातें 1757 की शुरुआत की हैं। तो 1757 में एक संधि हुई जिसे कहते हैं अलीनगर की संधि। हालांकि ये सब कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ डिटेल में कि अलीनगर की संधि में क्या हुआ था, लेकिन इतना याद रख सकते हैं कि अलीनगर जो नाम था वो कलकत्ता का ही नाम था। कलकत्ता का नाम बदलकर सिराजुद्दौला ने अलीनगर कर दिया था कुछ टाइम के लिए। और अलीनगर की संधि किसके बीच हुई, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि के बाद क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला के बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। और ये कौन कौन लोग थे, यानी कि अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि क्लाइव जब बंगाल पहुंचा है तो उसने क्या किया है, घूस का, षड्यंत्र का सहारा लिया है ना, करप्शन का और षड्यंत्र का। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के कई लोगों को अपनी तरफ मिलाना शुरू किया, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई लड़ना मुश्किल था उसके लिए, इसलिए तो क्लाइव ने देखो किसे किसे मिलाया। क्लाइव ने, एक व्यक्ति था सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र को अपनी तरफ कर लिया। उसके बाद मीर जाफ़र के बाद एक और व्यक्ति था जिसका नाम था यार लतीफ़। यार लतीफ़ भी एक सेनापति था, लेकिन छोटी सेना का सेनापति था। ये बड़ी सेना का जो सैनिक टुकड़ी होती हैं, एक बड़ी सैनिक टुकड़ी, छोटी सैनिक टुकड़ी, उस तरीके से। तो मीर जाफ़र मुख्य सेनापति है, यार लतीफ़ एक सेनापति है।
इसके अलावा एक व्यक्ति और था जिसका नाम था जगत सेठ। जगत सेठ बहुत बड़े बैंकर हुआ करते थे, है ना, बंगाल के बहुत बड़े बैंकर जिनका नाम था जगत सेठ। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था राय दुर्लभ। राय दुर्लभ बहुत बड़े जमींदार थे, है ना। तो ये मेन लोग हैं जिन्हें क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया है। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें क्लाइव ने अपनी तरफ कर लिया था। जैसे एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अमीर चंद। तो अमीर चंद जो है उसने इन सब के बीच में समझौता कराया था, मतलब इन सबको मिलवाया था, मतलब आप कह सकते हो मीडिएटर था वो एक तरीके से। तो इन सबको लालच दिया गया। क्लाइव ने मीर जाफर से कहा कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे, तुम हमारा साथ दोगे तो, और इन्हें भी सबको लालच दिया गया। और इस तरह क्लाइव का ये गुट बन गया एक पूरा। और ये सारी बातें सिराजुद्दौला को पता ही नहीं है कि उसके दरबार में चल क्या रहा है। अब देखो, जब क्लाइव को लगा कि अब जीत पक्की है, तो क्लाइव ने अब सिराजुद्दौला से कहा कि भाई अब आओ, अब करते हैं युद्ध। अब तक तो संधियों से काम चल रहा था, अब हमारे बीच होगा युद्ध। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। 23 जून की बात है, 23 जून 1757 की बात है, जब प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। प्लासी जो जगह है वो बंगाल में एक जगह पड़ती है, वो आमों का एक बगीचा और उसके बाहर एक बड़ा सा मैदान है जिसे हम प्लासी का मैदान कहते हैं। तो प्लासी का युद्ध हुआ। इस प्लासी के युद्ध में एक तरफ सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना है और दूसरी तरफ क्लाइव की 3,000 की छोटी सी सेना है। 950 उसके सैनिक हैं, कुछ तोपची हैं, है ना, कुछ बंदूकची हैं। ऐसे कुल मिला के ना 2100 भारतीय थे, उसमें 950 यूरोपियंस थे। तो कुल मिला के लगभग 3,000 के आसपास उसकी सेना, जबकि 50,000 की फौज है सिराजुद्दौला की। और इस युद्ध में एक ऐसा टाइम था जब क्लाइव हार ही रहा था, एक तरीके से हार ही जाता, कितनी छोटी फौज है। लेकिन सिराजुद्दौला की आधी फौज तो लड़ी नहीं, क्योंकि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से कहा कि हुजूर इतनी तेज धूप हो रही है, देख रहे हैं जून का महीना है, तो इतनी धूप हो रही है, इसलिए आप चले जाओ महल, है ना, वापस राजधानी, मैं अभी थोड़ी देर में इन्हें हरा के वापस आ रहा हूँ। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को बरगला लिया और सिराजुद्दौला उसकी बात मानकर, मतलब सिराजुद्दौला का भी विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात थी, तो सिराजुद्दौला भी मीर जाफर की बात मान के चला गया वापस। सिराजुद्दौला जो मीर जाफर है वो अपनी आधे से ज़्यादा टुकड़ी लेके, सैनिक टुकड़ी लेके खड़ा रहा, उसने कोई रिएक्शन ही नहीं किया युद्ध के दौरान। उधर यार लतीफ़ भी अपनी टुकड़ी लेके खड़ा रहा, यानी कि सिराजुद्दौला की आधे से अधिक फौज इस युद्ध में उतरी ही नहीं या लड़ी ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ईमानदारी से लड़े। तो वो सिराजुद्दौला के 2 सेनापति थे, एक छोटी सेना के सेनापति थे, एक का नाम था मोहनलाल और एक का नाम था मीर मदान। तो मीर मदान और मोहनलाल बहुत वीरतापूर्वक लड़े, ईमानदारी से लड़े, लेकिन बेचारे लड़ते लड़ते मारे गए, यानी कि शहीद हो गए। और कुछ देर बाद ही मीर जाफर ने क्लाइव को बधाई दी कि हुजूर आप युद्ध जीत चुके हैं, और इस तरीके से क्लाइव या अंग्रेज़ों की विजय हुई। उसके बाद मुर्शिदाबाद पहुंचकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई मीर जाफर के बेटे मीरन के द्वारा। तो मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस तरीके से अब बंगाल पर अधिकार है किसका? अंग्रेज़ों का। और अंग्रेज़ों ने खुद शासन नहीं किया, बल्कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफर से अपना वादा निभाया और अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया। तो अब मीर जाफर बंगाल का नया नवाब है ना, जिसे हम मीर जाफर को हम लिख सकते हैं कि मीर जाफर 1757 से लेकर और 1760 तक नया नवाब बना, है ना। इस तरीके से बंगाल में अंग्रेज़ों की विजय हो गई। बंगाल में अंग्रेज़ों की विजय इतनी महत्वपूर्ण थी कि इतिहासकार जो है, बहुत सारे इतिहासकार, वो इसके बारे में कई सारी टिप्पणियां करते हैं। जैसे कि इतिहासकार ने लिखा है कि बंगाल के स्रोतों से संपन्न अंग्रेज़ों को ना तो सिकंदर महान और ना ही नेपोलियन बोनापार्ट और ना ही ये दोनों मिलकर, और डुप्ले भी अगर इनके साथ मिल जाए तब भी अंग्रेज़ों को हरा सकते थे। यानी कि अंग्रेज़ों को इसलिए नहीं हराया जा सकता था क्योंकि उन्होंने बंगाल में गंगा के स्रोत जो थे या धन के स्रोत जो थे, बंगाल एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था उस समय, तो इसलिए उस पर कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने। इसलिए अब अंग्रेज़ों को हराना मुश्किल था। और देखो ये भी एक कारण है कि 1757 में इधर अंग्रेज जीते प्लासी का युद्ध, उधर जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध चल रहा था 1756 से 1763 तक, उस युद्ध में परिणाम निकल के आया, यानी कि वो युद्ध निर्णायक साबित हुआ और अंग्रेजों की विजय हुई। कहाँ? प्लासी में तो हुई थी, और प्लासी की वजह से कहाँ हुई? फिर कर्नाटक में। तो शायद अगर प्लासी का युद्ध अंग्रेज ना जीत पाते तो शायद हो सकता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी हो सकता है कि अंग्रेजों के पक्ष में ना रह पाता। लेकिन प्लासी का युद्ध जीतना उनके लिए एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण था, या एक तरीके से उन्हें संजीवनी मिल गई।
है ना, जड़ी बूटी मिल गई और इससे वो भारत में आसानी से जीते। जैसे एक अन्य इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि फ्रांसीसियों ने भारत को खोलने की चाबी दक्कन में खोजी, जबकि अंग्रेजों ने भारत को खोलने की चाबी बंगाल में खोजी और अंततः अंग्रेज सफल रहे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को जीतने का जो असली, है ना, आप कह सकते हो कि असली चाबी थी वो कहाँ थी, बंगाल में थी। तो बंगाल बहुत महत्वपूर्ण था। बंगाल जीतने के बाद अब अंग्रेजों को भारत में रोकने वाला अब कोई है भी नहीं, मुश्किल ही है मतलब। तो अब आगे हम देखेंगे प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध। तो देखो आप आगे की कहानी में बता देता हूँ जल्दी। और इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है कि जो वनडे एग्जाम में बता रहा हूँ मैं आपको ये करना है कि कैसे क्लाइव पहुँचता है बंगाल और बंगाल में वो किसके साथ षड्यंत्र करता है। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, पहली चीज़। और दूसरा आप याद रखेंगे कि सिराजुद्दौला की ये 2 सेनापति, है ना, ये याद रखेंगे। और तीसरी बात याद रखेंगे ये डेट, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है, इसलिए डेट थोड़ा याद कर लेना, सिर्फ ये वाली, ये नहीं करनी है, ये वाली 23 जनवरी 1757। और ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है ये, मतलब ये 4-5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और बाकी कहानी थोड़ी सी ध्यान रखना है। देखो कहानी याद रखने का मतलब कि आप कहानी में फैक्ट याद करें जरूरी नहीं, लेकिन आप कहानी के माध्यम से कॉन्सेप्ट जरूर याद करें। फैक्ट तो ऐसी चीज़ है जो रट्टा नहीं जा सकता, जल्दी एक बार में याद नहीं होता, भूलते हैं लोग, धीरे धीरे याद होते हैं। तो फैक्ट पे इतना टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन किस बात पे लेनी है, कहानी क्लियर रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, जैसे कि आगे जब भी आप पढ़ेंगे आसानी से याद होता जाएगा। आगे की बात करते हैं अब। मीर जाफ़र जैसे ही नवाब बना उसने क्लाइव को बहुत सारा धन दिया, बहुत सारे गिफ्ट दिए, अंग्रेज़ों की बल्ले बल्ले हो गई। और उधर मीर जाफ़र भी खुश है, अंग्रेज़ भी खुश है, क्योंकि जब नई रिश्तेदारी होती है ना तो सब कुछ बड़ा हरा भरा लगता है। और बाद में जब 1-2 साल गुजरते हैं तो लगता है कि अरे ये भी हमारे लिए हानिकारक हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ। मीर जाफ़र धीरे धीरे उकता गया अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज भी अब धीरे धीरे उकताने लगे किससे, मीर जाफ़र से, क्योंकि मीर जाफ़र के ऊपर अंग्रेज़ों का बहुत सारा बकाया चढ़ गया और मीर जाफ़र अब उस बकाये को चुकाने के हालात में नहीं था और बड़ी आनाकानी भी कर रहा था। ऐसे टाइम में मीर जाफ़र के साथ वही हुआ जो उसने अपने नवाब के साथ किया था, धोखा। और वो था कि मीर जाफ़र का एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। तो मीर कासिम जो था उसने अंग्रेज़ों से कहा कि हुजूर आप मुझे नवाब बना दो तो मैं आपका सारा बकाया चुका दूंगा, जितना बकाया हो गया है ना, वो सब चुका दूंगा, और इसके अलावा आपको बहुत सारा और भी धन दूंगा। तो अंग्रेज़ों को क्या चाहिए था, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से कहा कि ऐसा करो तुम निकल लो, तुम अब ये राजगद्दी छोड़ दो और मीर कासिम के पक्ष में त्याग पत्र दे दो। तो मीर जाफ़र को लगा कि इससे अच्छा है कोई हत्या करे, कोई मारे पीटे, इससे अच्छा है कि खुद ही हट जाओ, है ना, शांतिपूर्वक। तो मीर जाफ़र शांतिपूर्वक राजगद्दी छोड़ गया और मीर कासिम 1760 में नया नवाब बना। तो अब मीर कासिम देखो नया नवाब है 1760 से लेकर, और ये रहेगा 1763 तक। तो 1760 से 1763 तक नया नवाब बना कौन, मीर कासिम। तो मीर कासिम अब नया नवाब है। लेकिन अब देखो यहाँ बड़ा टर्निंग पॉइंट है। फिर अब मीर कासिम नया नवाब बन तो गया, अंग्रेजों की मदद से बना था, कृपा से बना था। हुआ क्या है यहाँ पर कि मीर कासिम मीर जाफ़र की तरह कठपुतली नहीं था, मीर जाफ़र से थोड़ा अलग था। मीर कासिम थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसे लगता था कि भारतीय पहले हैं और बाद में अंग्रेज होंगे, यानी कि भारतीयों से उसे प्यार था या भारत के लोगों से, अपने शासन से। तो मीर कासिम ने बहुत सारे सुधार करने शुरू किए, और उसने जो सुधार किए उन सुधारों को देखकर अब अंग्रेजों के मन में मीर कासिम के प्रति शंका उत्पन्न होने लगी। एक बड़ा सुधार ये किया था मीर कासिम ने कि उसने जो व्यापारी थे उन सारे व्यापारियों से टैक्स फ्री कर दिया, सारे व्यापारियों को टैक्स फ्री कर दिया। मतलब पहले अंग्रेज टैक्स नहीं देते थे व्यापार करते समय, और भारतीय व्यापारियों से टैक्स लिया जाता था। इसलिए भारतीय व्यापारी हमेशा नुकसान में रहते थे, क्योंकि वो अपने माल को या गुड्स को सस्ता नहीं बेच सकते थे। उधर अंग्रेज व्यापारी फायदे में रहते थे, क्योंकि भाई उन पे कर नहीं लग रहा, तो अब वो अपने गुड्स को, माल को, सामान को वो आसानी से सस्ते में बेच सकते थे। तो ये अंग्रेजों के क्या थी, प्लस पॉइंट थे। और इधर मीर कासिम ने क्या किया, सबको टैक्स फ्री कर दिया, सब टैक्स फ्री, चाहे भारतीय हो चाहे अंग्रेज हो। ये बात अंग्रेजों को कुछ रास नहीं आई, है ना, और अंग्रेजों ने तुरंत मीर कासिम से कहा कि भाई ये टैक्स तो लगाना पड़ेगा, ये गलत बात है तुम्हारी। इसके अलावा एक और तत्कालिक घटना थी कि बिहार का एक उप सूबेदार था जिसका नाम था राम नारायण। तो राम नारायण जो था उसकी बहुत पहले से चलती आ रही थी, है ना, मीर कासिम के साथ। तो मीर कासिम ने अंग्रेजों से कहा कि राम नारायण को मुझे सौंप दो। तो बेंसी स्टार्ट एक व्यक्ति था अंग्रेजों की तरफ से, उसने क्या किया, राम नारायण को मीर कासिम को सौंप दिया। और जो राम नारायण था उसके ऊपर विशेष कृपा रहती थी किसकी, क्लाइव की। तो क्लाइव के संरक्षण में था वो। लेकिन मीर कासिम ने
क्या किया, रामनारायण की हत्या कर दी। तो एक तो ये बात कि रामनारायण जो अंग्रेजों का पालतू था एक तरीके से, और दूसरी तरफ मीर कासिम के जो नए नए कदम उठाए जा रहे थे, उसने फ्रांसीसियों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था, उसने सारे व्यापारियों को कर मुक्त कर दिया था। तो मीर कासिम जो सुधार कर रहा था एक वो, और दूसरा रामनारायण की हत्या, इन सब की वजह से अंग्रेज अब गुस्से में आ गए। अंग्रेजों को लगा कि ये हमारे लिए जो नवाब बनाया हमने, ये नवाब ज़्यादा हितकारी साबित होगा नहीं, इसलिए इसे हटाना चाहिए। और इसी वजह से अब होगा क्या, बक्सर का युद्ध। तो जब अंग्रेजों ने मीर कासिम पे ज़्यादा दबाव डाला तो मीर कासिम भागकर पहुंचा। देखो अब वो बंगाल से भागेगा, और बंगाल से भागकर मीर कासिम पहुंचा कहाँ, अवध, है ना, अवध। और आप जानते हैं अवध कहाँ पर है वर्तमान में, अवध पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में जो अवध था वहाँ के नवाब थे जिनका नाम था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला यहाँ के नवाब हैं, है ना। देखो नाम थोड़े एक जैसे लग सकते हैं, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है और शुजाउद्दौला अवध का नवाब है। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा, और यहाँ पर ही उस टाइम पे इत्तेफाक से दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, वो भी यहाँ इत्तेफाक से आए हुए थे। तो शाह आलम द्वितीय भी यहीं पर है और शुजाउद्दौला भी यहीं पर है, और मीर कासिम भी पहुँच गया। तो इन तीनों ने क्या कर लिया, एक संधि कर ली। इन तीनों ने गुट बना लिया। किसने किसने, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने। और तीनों ने गुट बनाकर, है ना, अब एक लड़ाई होगी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं, ये तीनों एक तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेज। तो अब होगा बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर जो जगह है वो वर्तमान में बिहार में पड़ती है। वर्तमान में, उस टाइम पे पूरा बंगाल ही हुआ करता था, तो ऐसे बोल सकते हैं कि बंगाल में, लेकिन वर्तमान में बिहार में पड़ती है। इस युद्ध में एक तरफ तो ये त्रिगुट है, ये जो हमने अभी बनाया त्रिगुट, जिसमें 3 लोग हैं ये, और एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से एक सेनापति है जिसका नाम है हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो एक तरफ, और दूसरी तरफ है आपका कौन, ये शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। अब देखो प्लासी के युद्ध में तो षड्यंत्र हुआ था, है ना, और षड्यंत्र की वजह से हम हार गए, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन इस युद्ध में कोई षड्यंत्र नहीं है, 3 बड़ी शक्तियां एक साथ मौजूद हैं, उसके बावजूद भी अंग्रेज ही जीते। और अंग्रेजों ने जो क्रांति शुरू की थी अपनी, अंग्रेजी क्रांति के बारे में कहते हैं कि अंग्रेजी क्रांति प्लासी के युद्ध से शुरू हुई, और उस क्रांति को पूर्णता मिली बक्सर के युद्ध में। यानी कि अंग्रेजों ने जो जीत की उम्मीद बांधी थी अपनी भारत में प्लासी के युद्ध से, उस जीत की उम्मीद को पूर्णता प्रदान की किसने, बक्सर के युद्ध में। क्योंकि प्लासी और बक्सर 2 ऐसे युद्ध हैं जो अंग्रेजों को भारत में पूर्णता स्थापित करने में 99% तक सक्षम थे, पूरी तरह सक्षम थे लगभग। और इधर प्लासी और बक्सर के जो युद्ध थे, इनके बाद अब अंग्रेज भारत में बंगाल में पूरी तरह काबिज हैं, बंगाल में अब उनकी सत्ता कायम है। लेकिन बंगाल में अभी भी उन्होंने एक नया कठपुतली नवाब नियुक्त किया जिसका नाम था नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला अब नया नवाब है 1764 से लेके 1763 से लेके 1766 के बीच में। अब देखो ये जो 3 लोग थे, इन तीनों लोगों में से शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला बचे, क्योंकि मीर कासिम तो मारा गया, है ना। मीर कासिम मारा कैसे गया, मतलब वो भाग गया किसी तरीके से, और फिर बाद में भटकते भटकते उसकी जान चली गई। लेकिन शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ अंग्रेजों ने 2 संधियां की। अंग्रेजों की ओर से क्लाइव ने ये संधि की थी। क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में एक संधि हुई 12 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की संधि, पहली संधि। और फिर 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि, किसके बीच, क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच। बहुत कम टाइम में, ये इतिहासकार का कहना है कि संधि इतनी देर में हो गई जितनी देर में किसी व्यापारी को गधा खरीदने में जितना टाइम लगता है, बहुत जल्दी आराम से, क्योंकि इन दोनों को अंग्रेजों की सारी बातें माननी ही थी। तो इस संधि में देखो, वैसे वनडे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि संधि में क्या क्या था, लेकिन फिर भी आपको जानना है तो वीडियो के अंत में आप देखना, एक स्क्रीन पे आएगा कि इलाहाबाद की संधि के परिणाम में क्या क्या था, उसमें क्या क्या शर्तें थी, और इलाहाबाद की पहली और दूसरी दोनों संधियों की चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो देख लेना। अब वनडे एग्जाम की फिर मैं दोबारा बात करूंगा कि आपको ये करना है इसमें कि प्लासी के युद्ध के परिणाम देखने हैं, कौन कौन षड्यंत्र में शामिल हैं, और दूसरी तरफ बक्सर के युद्ध में भी यही देखना है कि त्रिगुट में कौन कौन है, किसके बीच युद्ध हुआ है और उसका परिणाम क्या निकला है। तो आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए। पहली स्टेज में अंग्रेजों ने क्या किया, कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी बाहर करे, और दूसरी स्टेज में अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल को कब्जा लिया प्लासी और बक्सर के युद्ध के द्वारा। अब अंग्रेज आएंगे तीसरी स्टेज पर, और तीसरी स्टेज क्या होगी,
आंगल मैसूर युद्ध यानी कि मैसूर का सफाया। तो हम आगे देखेंगे, अब अगले वीडियो में देखेंगे आंगल मैसूर युद्ध और फिर मराठा के साथ अंग्रेजों का युद्ध। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा, और आप चाहें तो अन्य वीडियो देखें, किसी और का भी देखें और उसके बाद हमारा वीडियो देखें, तो आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को पढ़ने का यही आसान तरीका है कि आप ना कहानी के तौर पर थोड़ा सोचें कि ऐसे मीर जाफ़र रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, मीर कासिम का क्या हुआ होगा, है ना, कैसे बेचारा भटका होगा, कहाँ कहाँ मर गया बेचारा। थोड़ा सा ना अपने साथ उसे जीना है ना। तो आपको देखना ये बहुत आराम से चीज़ें याद होंगी। मुझे याद है जैसे, वैसे आपको भी याद होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे पढ़ा के याद हुआ है, ऐसा नहीं है। मुझे ये तब भी याद था जब शुरुआत की थी हमने, क्योंकि इंटरेस्ट आता था। तो इंटरेस्ट आप लेंगे तो ये बहुत आसानी से याद होगा, और ये क्वेश्चन खूब आते हैं। तो प्लासी बक्सर वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है, जानते हैं आप, और ये कर्नाटक वॉर भी सारे महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई सवाल आप करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कैसा भी सवाल हो, कितना भी कठिन कोई पूछे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछें तो मैं आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको शो हो रहा होगा, उस टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वैसे आप टेलीग्राम पे गौरव यादव सर सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाऊंगा मैं। और इसके अलावा फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो उस पर ज़रूर। और दूसरी बात, आपको तुरंत आंसर चाहिए किसी चीज़ का तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन बस ये थोड़ा ध्यान रखें कि जो ज़रूरी क्वेश्चन है बस उन्हीं के आंसर पूछें। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जो मनना है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा। जय हिंद।